हेलो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ के सभी 12th साइंस के बच्चों का स्वागत है। इस केमिस्ट्री पाठशाला में हम लोग का अभी चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है और आज सॉल्यूशन का पार्ट 12 शुरू होने जा रहा है। इस 12th पार्ट पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। प्रीवियस पार्ट 11 में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पर बात की थी। आई होप कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस तरह हमने सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को वन बाय वन हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम है एबनॉर्मल मोलर मास, और साथ ही साथ बात करेंगे वांट ऑफ फैक्टर। ये वांट ऑफ फैक्टर क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, एबनॉर्मल मतलब सामान्य ना होना, असामान्य। किसकी मोलर मास? तो यहाँ जब मोलर मास हम कहते हैं, ये मोलर मास एक सॉल्यूट के लिए होगा। किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। वो सॉल्यूट जिसे एक सॉल्वेंट में ऐड करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या स्टूडेंट? अभी तक हमने बहुत सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा और उसके एक्सप्रेशन को हमने डिराइव किया, जैसे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ इवेपोरेशन P01 - P1 by P01 equal to X2 एज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यदि हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलरिटी। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, बोलिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलरिटी। और लास्ट टाइम ऑस्मोटिक प्रेशर हमने फाइंड किया था, पाई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये जो सारे एक्सप्रेशन जो हमारे हैं, किसका? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का। यदि मैं पूछूं कि ये सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या 100% वैलिड है, क्या ये 100% करेक्ट है? तो जवाब होगा पता है क्या? नहीं, ये 100% करेक्ट नहीं है। इसीलिए करेक्ट 100% नहीं स्टूडेंट, क्योंकि ये हर जगह ये अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। अब हमें यहाँ समझना है कि किस जगह ये वैलिड होगा और किस जगह ये वैलिड नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कहाँ अप्लाई होगा और कहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट, हमने जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा उसमें क्या देखा? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब हम ऐड करते हैं किसी प्योर सॉल्वेंट में तो उसकी वेपर प्रेशर घटता है, जिसे कहते हैं लॉरिंग ऑफ प्रेशर। उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है, जिसे कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजिंग आता है ना? कब? जब उसका, बोलिए, जब उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, मालूम है अभी तक हमने जो भी इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसीडर किया वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और ये तभी तक वैलिड होगा स्टूडेंट जब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। यदि आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तब तक तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, तब तक तो ये सारे फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन जहां सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाए तब आपका ये एक्सप्रेशन, यदि आप इसको यूज करते हैं इसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए, तो आपका रिजल्ट करेक्ट नहीं होगा। कैसे केस में? यदि सॉल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट नेचर का हो। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब स्टूडेंट या तो वो एसिड हो, या तो बेस हो, या फिर सॉल्ट हो। ऐसा क्यों होता है आप जानना चाहोगे किस कारण से ऐसा होता है सर? तो देखिए, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट को यदि किसी गिवन सॉल्वेंट में हम जब ऐड करते हैं तो उसमें दो तरह की बातें हो सकती है। या तो वो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो, या तो इलेक्ट्रोलाइट का एसोसिएशन हो। डिसोसिएशन का मतलब, जैसे मान लो हमने कोई AB इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? AB, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड। जब AB इलेक्ट्रोलाइट को जब हम इस वाटर पर, इस प्योर सॉल्वेंट पे जब ऐड करेंगे तो पता है क्या होगा? ऐड करने के साथ उस आयनाइज कर जाएगा, आयनाइज कैटायन और एनायन के फॉर्म में होगा, जो आप देख रहे हैं, ठीक है? और ये इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। ऐसे केस में क्या होगा स्टूडेंट मालूम है? ऐसे केस में, इस डिसोसिएशन केस में 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइट को हमने ऐड किया, लेकिन ऐड करने के बाद उसके आयंस के मोल की संख्या बढ़ गई। पहले पार्टिकल्स 1 थे, अब पार्टिकल्स हमारे 2 हो गए, 1 से 2 हो गए। दूसरी तरफ जब एसोसिएशन की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट को हम ऐड करते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जब उसको हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो
इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन इंटरेक्शन होता है। इस इंटरेक्शन से दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है। दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल क्या बनाता है? एक। जैसे आप देख रहे हैं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएट होके सिंगल मॉलिक्यूल बन गया। तो सिंगल मॉलिक्यूल बनने का मतलब पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा थे, अब पार्टिकल की संख्या क्या हो गया? 1। समझ रहा? तो एक केस हम डिसोसिएशन देख रहे हैं कि उसमें नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ रहा है और एक में देख रहे हैं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल घट रहा है। यानी कि यहाँ हो रहा है क्या स्टूडेंट? यहाँ हो रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस और यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस। डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करता है और एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करता है। डोंट वरी, अब हम आपको समझाएंगे कि डिसोसिएशन में ऐसा क्यों होता है, एसोसिएशन में ऐसा क्यों होता है। देखिए स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करती। अभी तक हमने जो भी कंसीडर करके जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा उसमें नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल में कोई चेंजिंग लेके नहीं किया, और क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। लेकिन मान लो वो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट हो तो ऐसे केस में थोड़ा हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा। हमें वही जानना है, आज के क्लास में लोगों को यही समझना है कि अब हमारा जो एक्सप्रेशन जो हमने चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का पढ़ रखा है उसमें क्या चेंजिंग आएगा। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल एक में बढ़ रहा है और एक में पार्टिकल घट रहा है। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जा रहा है और एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल घट जा रहा है। ये वैलिड तब होता जब ना उसमें बढ़ता पार्टिकल और ना ही घटता, पार्टिकल की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं आता। तो जरा ध्यान दें स्टूडेंट, ये बातें हमें देखने को मिलता है एसिड में, बेस में और सॉल्ट में। चूंकि एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के 3 फॉर्म है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोलाइट को बहुत अच्छा से इलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एसिड है, ये बेस है और ये सॉल्ट है। ऐसे केस में हमारा या तो एसोसिएशन होगा या फिर डिसोसिएशन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हम इस वाटर सॉल्वेंट में हम पोटेशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं। चलिए वाटर हमने ऐड कर दिया, पता है क्या होगा? वाटर में ऐड करने के साथ वो आयनाइज करेगा। ऐड करने से पहले 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था, लेकिन ऐड करने के बाद क्या होगा? वो डिसोसिएट होके आयनाइज होके 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयन फॉर्म करेगा और 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन फॉर्म करेगा। तो बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है स्टूडेंट? इंक्रीज कर रहा है। अब आगे देखिए, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल हम देख रहे हैं 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयन एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन, और इस तरह से टोटल मोल कितने हो गए? 2 मोल। ऐड करने से पहले 1 मोल थे, ऐड करने के बाद क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया? बढ़ गया इन केस ऑफ डिसोसिएशन। अब जरा ध्यान देंगे, अभी हम लोग पढ़े थे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ इवेपोरेशन में हमारा ये एक्सप्रेशन था, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हम ये रिलेशन देखे थे, और क्या बोलते हैं ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में हमारा ये रिलेशन था, और ऑस्मोटिक प्रेशर में ये रिलेशन है। ये सारा रिलेशन आप देख रहे हैं। अब जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता था। हमने देखा कि एक में पार्टिकल की संख्या बढ़ रही है और एक में पार्टिकल की संख्या घट रही है, तो ऑफ कोर्स क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में चेंजिंग आएगा। अब जरा ध्यान देंगे, जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में चेंजिंग आएगा तो ऑफ कोर्स उसकी उस इलेक्ट्रोलाइट के जो हम लोग ऐड किए उसके मोलर मास में भी चेंजिंग आना स्वाभाविक है। बताते हैं कैसे, ध्यान देंगे स्टूडेंट। ये क्या है? इसको पढ़ते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ इवेपोरेशन, और ये M2 क्या है स्टूडेंट? M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जब आप बताइए, हम आपसे पूछें कि ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है और ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ इवेपोरेशन है, बताओ इन दोनों में कैसा रिलेशन है? तो आप बोलोगे सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है और ये मॉलिक्यूलर मास है, किसका? सॉल्यूट का। ये दोनों में क्या संबंध है? ये भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बताइए ये क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ये है मॉलिक्यूलर मास। ये दोनों में भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर है और ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में एक कॉमन चीज है क्या? कि उसकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है और उसका जो मोलर मास है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूलर मास घट जाएगा, और यदि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। यानी जो हम एक्सपेक्ट करते कि जो मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए उस सॉल्यूट का जिसे हम सॉल्वेंट में ऐड किए हैं, अब वो एक्सपेक्टेड मोलर मास जो है वो नहीं रहा, क्योंकि उसका हो रहा है डिसोसिएशन और उसका हो रहा है एसोसिएशन। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जा रहा है और एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल घट जा रहा है। तो ओवर हम
ओवरऑल हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं स्टूडेंट कि मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगा ऑफ कोर्स वहां मोलर मास भी चेंज होगा, राइट। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास विल ऑलवेज बी लोअर देन ट्रू वैल्यू फॉर डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन में जो उसकी ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल तरीके से यदि हम उसको जो डिटरमाइन करते हैं, प्रयोग करके जो हम डिटरमाइन करते हैं, उसका मोलर मास हमेशा और हमेशा क्या होगा, कम होगा। किससे? उसके एक्चुअल वैल्यू से। डिसोसिएशन के केस में उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगा, जिसका जो ट्रू वैल्यू होगा, किसका, मॉलिक्यूलर मास का, मोलर मास का, वो वैल्यू हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उस ट्रू वैल्यू से क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा। अब आप लोगों कम क्यों होगा, ये बात हम किसके लिए कह रहे हैं, डिसोसिएशन के लिए। बताते हैं कैसे। जैसे अभी हमने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, बताइए, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यदि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ गया डिसोसिएशन के केस में, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा तो बताइए उस सॉल्यूट का जो मोलर मास होगा वो क्या होगा, घटेगा ना। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप बोलोगे सर तब एसोसिएशन के केस में क्या होगा, तो बस उल्टा हो जाएगा। द एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड मोलर मास विल ऑलवेज बी हायर देन द ट्रू वैल्यू फॉर एसोसिएशन। बताइए क्यों? क्योंकि एसोसिएशन में क्या होगा स्टूडेंट, एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट रहा है, एसोसिएट होके, मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बन जा रहा है एसोसिएशन के कारण, इंटरेक्शन के कारण, ऐड करने के बाद, सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद। बताइए सॉलिड पार्टिकल घटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घटेगा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा तो मोलर मास क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, चलिए। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल अभी हमने देखा था, पोटेशियम क्लोराइड का 1 मोल ऑफ पोटेशियम एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड, और इस तरह से हमें मिला 2 मोल डिसोसिएशन। तो मोलर मास इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू बाई 2। बोलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि वो 1 से पार्टिकल 2 हो गए, तो कितना टाइम घट गया, 1/2 टाइम। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जितना होना चाहिए उससे हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 मोल का डिसोसिएशन हो रहा है। इस तरह से 74.5 ग्राम इसका मोलर मास होता है, किसका, पोटेशियम क्लोराइड का। हाँ, 39 प्लस 35.5 को ऐड कीजिए, 74.5। दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास इतना होना चाहिए एज ए ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितना पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास, 74.5 ग्राम। लेकिन यदि उसे हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो अब उसकी मोलर मास जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। बताइए कितना होगा, 37.25। तो ये अब मोलर मास क्या हुआ, 37.25। अब ये मोलर मास सामान्य नहीं रहा, ये असामान्य हो गया। इसी मोलर मास को कहते हैं स्टूडेंट एबनॉर्मल मोलर मास। समझ में आया? यानी कि जब कोई सॉलिड का मोलर मास चेंज हो जाए एक्सपेक्टेड वैल्यू से, नॉर्मल ना रहे जो उसकी नॉर्मल होनी चाहिए, जो ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, तो हम कहेंगे उस मोलर मास को क्या कहेंगे स्टूडेंट, एबनॉर्मल मोलर मास। क्योंकि इसका मोलर मास क्या हो गया, डिसोसिएशन के केस में कम हो गया, 37.25 कम हो गया। ओके, अब तो देखते हैं कि ये जो एसोसिएशन के मामले में हम क्या देखते हैं। देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं, इथेनॉइक एसिड एज ए एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। हम इस इथेनॉइक एसिड को इस बेंजीन के सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, मतलब डाल रहे हैं। जैसे हम यहाँ ऐड करेंगे उसमें पता है क्या होगा, जैसे ही बेंजीन में आप इस इथेनॉइक एसिड को ऐड करेंगे, इथेनॉइक एसिड डाइमेराइज हो जाएगा। डाइमेराइज मतलब 2 मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होकर सिंगल मॉलिक्यूल हो जाएगा, इसको बोलते हैं डाइमर। डाइमर मतलब 2, मतलब मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल का एसोसिएशन। ओके, बात हम एसोसिएशन की कर रहे हैं। किस तरह से, देखिए ये 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बन गया। ये 2 मॉलिक्यूल से अब ये सिंगल मॉलिक्यूल है। क्या हो रहा है, एसोसिएशन। एसोसिएशन क्यों हो रहा है ये जानने की बात है। तो आप 11th से पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बताइए ये दो एसिटिक एसिड जब इसमें ऐड किया गया तो आखिर इसमें एसोसिएशन कैसे हुआ, किस कारण से? तो हम कह सकते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इस एसिटिक एसिड का ऑक्सीजन और इस एसिटिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ क्या, देखिए ये इंट्रैक्शन फोर्स है, इसी इंट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं स्टूडेंट कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका डायमेरेशन हो रहा है, और जब डायमेरेशन होगा तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ रहा है या घट रहा है, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल घट रहा है। पहले दो थे अब एक हो गया, सही। चलिए अब आगे देखिए, यानी ये जो एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे में इंट्रैक्शन होकर डायमेराइज करने के कारण इसके नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या हो गया स्टूडेंट, घट गया। डिसोसिएशन बढ़ जाता है और एसोसिएशन में घट जाता है। ओके, तो द नंबर ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल और पार्टिकल इन द सॉल्यूशन क्या डिक्रीजेज। तो इसमें यानी इसमें जो नंबर ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल जो पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, कम हो जाता है। अब बताइए जब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल कम हो जाएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे के क्या होता है बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, जब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कम हो जाएगा ड्यू टू एसोसिएशन में, तब बताइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गया तो अब उसकी मोलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये एबनॉर्मल मोलर मास क्या होगा, ये एबनॉर्मल मोलर मास जो है मोलर मास से क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोलर मास से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। डिसोसिएशन के केस में एबनॉर्मल मोलर मास जो है वो नॉर्मल मोलर मास से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एसोसिएशन के केस में एबनॉर्मल मोलर मास नॉर्मल मोलर मास से बढ़ जाता है। ये कब होता है, जब किसी सॉल्वेंट में आप ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को आप क्या करते हो, ऐड करते हो। तो ऐड करने से दो बातें होती है, या तो डिसोसिएशन या तो एसोसिएशन। ओके, अब जरा ध्यान देंगे, यानी कि इस केस में ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड होगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कम हो रहा है, जितना पार्टिकल कम होता है डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू बाई 2। यानी कि जो हम अभी तक जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं, जो फॉर्मूला हमने आपको बताया, उसका जो वैल्यू मिलेगा, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी उसका ट्रू रिजल्ट मिलेगा। क्यों, ड्यू टू एसोसिएशन, ड्यू टू एसोसिएशन। तो मोलर मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 2 into एक्सपेक्टेड वैल्यू। 2 से क्या कर देंगे, जितना एसिटिक एसिड का होना चाहिए, 1 मॉलिक्यूल का एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16, 32, हाइड्रोजन सबको प्लस करेंगे तो मोलर मास निकलेगा। लेकिन अब इसके मोलर मास क्या हो जाएगा, ट्वाइस होगा, दुगुना होगा ना। तो बताइए मॉलिक्यूलर मास यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, दुगुना हो जा रहा है, ड्यू टू एसोसिएशन। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास जो है वो थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू से कभी बराबर नहीं होता इन केस ऑफ डिसोसिएशन और इन केस ऑफ एसोसिएशन। यानी डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में एक्वस पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन जैसे सॉल्यूशन में और इथेनॉइक एसिड इन बेंजीन जैसे सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास जो होता है, एक्सपेरिमेंटल समझ रहे हैं, जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू से जो डिटरमाइन किया, और थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड मतलब जो थ्योरेटिकली जो मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड करते हैं, ये कभी भी दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं होता। ये बात आपको बहुत अच्छा से अब समझ में आ गया होगा, कारण ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ आ गया। तो ऐसे मॉलिक्यूलर मास जो अब जो होगा, जो ट्रू होगा, मतलब जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कारण जो मॉलिक्यूलर मास में चेंजिंग आएगा, इसी मॉलिक्यूलर मास को कहते हैं स्टूडेंट एबनॉर्मल मोलर मास या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। समझना है कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अब नॉर्मल नहीं रहा ड्यू टू एसोसिएशन और ड्यू टू डिसोसिएशन। ओके, नाउ तो इस तरह से आप ओवरऑल आप अपने कॉपी में इस बात को लिख सकते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, द मोलर मास ऑब्टेन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही। इफ देयर इज एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल सच मोलर मास आर कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। समझ आ गया, चलिए आगे। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड अभी बताए थे, डायमेराइजेज इन बेंजीन,
ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल ठीक। सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस एंड हेंस द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस एंड मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, यानी कि जहां क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा वहां मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि आप जानते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास दोनों एक दूसरे के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर स्टूडेंट एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे वांट ऑफ ने दिया था, और इन्होंने कहा था कि कोई भी सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, मतलब वो सॉल्यूशन में एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा, हम उस वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जानकर हम बता सकते हैं। देखिए कैसे, तो वांट ऑफ फैक्टर में ये इन ऑर्डर टू करेक्ट द एबनॉर्मल मोलर मास वांट ऑफ इंट्रोड्यूस ए फैक्टर कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। दैट मीन्स अभी जो हम लोग का मोलर मास में जो एबनॉर्मल मोलर मास में जो हम लोग कॉन्सेप्ट को लिए जो पढ़े वो अब हमारा करेक्ट कॉन्सेप्ट है। मतलब पहले क्या था, इनकरेक्ट था, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का जो भी फॉर्मूला था क्या वो इनकरेक्ट था, लेकिन अब क्या है, करेक्ट है। क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं एसोसिएशन का नेचर और डिसोसिएशन का नेचर। तो इस करेक्टनेस को हम लोग सही करेंगे किस फैक्टर से, वांट ऑफ फैक्टर से, वांट ऑफ फैक्टर से। हाउ कैन यू डिफाइन वांट ऑफ फैक्टर, आप वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे, तो जब ध्यान सुनिएगा हम वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास, यानी कि जो सॉल्यूट का जो नॉर्मल मोलर मास होगा उसके एबनॉर्मल मोलर मास से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और उसका जो वैल्यू होगा वो कहलाएगा वांट ऑफ फैक्टर। नहीं समझ में, हर जैसे पोटेशियम क्लोराइड का अपना एक नॉर्मल मोलर मास होगा, और जब डिसोसिएट करेगा तो उसका अपना एक एबनॉर्मल मोलर मास होगा। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही कहलाएगा हमारा वांट ऑफ फैक्टर। इन वांट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द एबनॉर्मल मोलर मास, या आप इसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मोलर मास और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मतलब जो हमने ऑब्जर्व किया, जस्ट उल्टा, मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कारण जो हमने ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हुआ, और कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो उसका थ्योरेटिकल जो कैलकुलेट होकर जो आना चाहिए। तो इन दोनों को रेशियो को भी आप कह सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर। इसको जस्ट आप इन्वर्ट कर दिए, क्योंकि नॉर्मल मोलर मास जहां होगा, जहां नॉर्मल मोलर मास होगा वहां कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा, और जहां एबनॉर्मल मोलर मास होगा वहां ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा, और इस रेशियो को कहते हैं स्टूडेंट वांट ऑफ फैक्टर। यानी हम इसको एक और तरीके से वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यानी कि सॉल्यूट के ऐड करने के बाद जितना नंबर ऑफ मोल हमें मिला, जैसे पोटेशियम क्लोराइड में 2 मोल मिला था, और डिसोसिएट करने से पहले जितने पहले नंबर ऑफ मोल थे, डिसोसिएशन या एसोसिएशन, जैसे हमने कहा I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद जब हमारे पास जितना नंबर ऑफ मोल है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल बिफोर मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन से पहले जितने नंबर ऑफ मोल थे, इन दोनों का रेशियो करके भी हम वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो पोटेशियम क्लोराइड का यदि पूछा जाए वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो पोटेशियम क्लोराइड का यदि हमें वांट ऑफ फैक्टर पूछा जाए तो हम पहले इसको डिसोसिएट करेंगे K प्लस और Cl माइनस में। बताइए डिसोसिएट करने से पहले कितने मोल थे, 1 मोल, और डिसोसिएट करने के बाद कितने मोल हो गए, 2 मोल, यानी 2 आयंस यानी 2 मोल। अब बताइए वांट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूला से टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, तो बिफोर डिसोसिएशन 1 और आफ्टर डिसोसिएशन 1 और 1 2, तो इस तरह हो गया 2/1, और हमारा निकल गया वांट ऑफ फैक्टर कितना, 2। तो वांट ऑफ फैक्टर किसी इलेक्ट्रोलाइट का आपको फाइंड करने के लिए बोर्ड में कभी कभी आ जाता है, तो वांट ऑफ फैक्टर आपको आसानी से कैलकुलेट हो जाना चाहिए। मान लो एसिटिक एसिड का वांट ऑफ फैक्टर पूछ देते, जस्ट उल्टा कीजिए, वांट ऑफ फैक्टर में एसिटिक एसिड का एसोसिएशन होता है, तो एसोसिएशन होने से पहले नंबर ऑफ मोल और एसोसिएट होने के बाद के मोल, दोनों को डिवाइड कीजिए, आपको वांट ऑफ फैक्टर मालूम चल जाएगा। देखिए या देखिए, ये आपका इथेनॉइक एसिड है 2 मोल का, और यहाँ डाइमर ऑफ इथेनॉइक एसिड है, राइट। तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिसिपेट बिफोर एसोसिएशन। बताइए टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितना है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल है, तो हम बोलेंगे 1 है, 1 नहीं है ना, और यहाँ कितने हैं 2 है, तो कितना हो गया 1/2 हुआ, बोलिए 1/2 हुआ।
वन कितना, जो आफ्टर एसोसिएशन के बाद, ये हमारा 1 पार्टिकल, 1 मोल ऑफ पार्टिकल, और ये 2 मोल ऑफ पार्टिकल, 2 मोल ऑफ पार्टिकल मिलके 1 मोल ऑफ पार्टिकल एसोसिएशन होके बना एज अ डाइमर ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो कितना हो गया 1/2, तो इस तरह आ गया 0.5। तो हम जब देखिए पोटेशियम क्लोराइड का तो हम देखे थे इसका 2 आया था, और अभी हमने एसिटिक एसिड का देखा एसोसिएशन के केस में तो 0.5 आया। तो इन दोनों को देखने के बाद और फॉर्मूला को देखने के बाद हमें एक बात समझ में आता है कि यदि किसी का एसोसिएशन नेचर हो, सॉल्यूट का एसोसिएशन नेचर हो, तो 1 टॉप फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, और यदि आपका सॉल्यूशन का नेचर, सॉल्यूट का नेचर डिसोसिएशन हो, तो 1 टॉप फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा। जैसे पोटेशियम क्लोराइड का अभी आप देखे थे 1 टॉप फैक्टर की वैल्यू आया था 2, और अभी आप एसिटिक एसिड का देख रहे हैं 0.5, तो 1 से कम है। तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ एसोसिएशन द वैल्यू ऑफ 1 फैक्टर विल बी लेस देन 1, इन केस ऑफ डिसोसिएशन द वैल्यू ऑफ 1 टॉप फैक्टर विल बी मोर देन 1। याद रहेगा, ये बात बहुत काम का चीज है, इसे आप याद रखेंगे। तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अब हम बात करते हैं कि सर अभी जो आपने कहा कि ये जो चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो 100% वैलिड नहीं है, अब हमने क्लास के स्टार्टिंग बताया था, तो सर ये वैलिड होगा कैसे? तो चलिए इस एक्सप्रेशन को थोड़ा हम वैलिड करते हैं, बताते हैं कैसे। देखो स्टूडेंट, हमने क्या देखा कि 1 टॉप फैक्टर हमें ये बताता है कि कितना टाइम उसका मॉलिक्यूलर मास में क्या चेंजिंग आ रहा है। अब हम 1 टॉप फैक्टर जितने भी आप लोग पढ़े हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, सबको आई टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 टॉप फैक्टर के टाइम से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए P0 माइनस P01 माइनस P1 बाई P01 इक्वल टू आप था x2 एज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो N2 बाई N1 लिख सकते हैं। हमने क्या किया, I से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे, आई टाइम से, यानी 1 टॉप फैक्टर के टाइम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट I टाइम्स ऑफ Kb इंटू M, I टाइम्स ऑफ Kf इंटू M, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर I टाइम्स ऑफ, बोलिए क्या, N2 इंटू RT बाई V। ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन का यूज करके किसी भी सॉल्यूशन में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये हर जगह के लिए वैलिड होगा। यदि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां भी यूज होगा, और इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां भी यूज होगा। यदि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू 1 होगा, क्योंकि वो ना एसोसिएशन होगा और ना इसका डिसोसिएशन होगा। और यदि वो इलेक्ट्रोलाइट है तो जैसा उसका एसोसिएशन और जैसा उसका डिसोसिएशन, पहले हमें उसका 1 टॉप फैक्टर फाइंड कर लेना होगा, और 1 टॉप फैक्टर फाइंड करने के बाद ही हम उसका, बोलिए क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला आपका हर जगह वैलिड है। तो इस तरह से हमारा आगे जाके जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं उसका हम क्या किए, करेक्टनेस किए, मतलब उसको सही किए। क्या किए, 1 टॉप फैक्टर के टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये फॉर्मूला हमारा 100% वैलिड है, आप हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए भी और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए भी। चलिए, आई होप आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा से पढ़े, घर में रहे। थैंक यू सभी को। स्टे होम, सेव लाइफ, और लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ की इस क्लासेस का कंटिन्यूटी को आप सभी स्टूडेंट बनाए रखें और खूब मन लगा पढ़ें। चलिए, इस उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले पाठ में।